हेलो एवरीवन। जो इस साल का 2024 का बजट आया था उसमें जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है सीतारमण जी। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. वो मैम ने जब वो बता रहे थे तो उस समय ना डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में जिक्र हुआ था कि उससे जल्द ही हमारे इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है। एंड जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है या आपने भी अगर देखा होगा तो विद इन 6 मंथ उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ऐसा कि आ रहा है। तो अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड है क्या, काफ़ी सारे क्लाइंट्स का मुझे ये क्वेश्चंस भी था। सो आई थॉट कि इस पे तो वीडियो बनाना बनता है। तो आज हम डायरेक्ट टैक्स कोड वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट 1961, अभी तक जो हमें एक्ट हम कर रहे थे वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, लेकिन इसे काफ़ी साल हो गए हैं, इसमें कोई भी चेंजेस हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, बजट्स आते हम लोग स्लैब रेट चेंज करते, टैक्स रेट चेंज होता है, बट फिर भी इसमें आज के डेट में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ये कब से लागू होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी तक फाइनल कुछ पता चला नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये क्या है। बिकॉज जो हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेस है उस पर भी हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज आते रहता है। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एग्जैक्टली डायरेक्ट टैक्स कोड। जैसे मैंने बताया, इसका जो मेन एम है इज़ टू सिंप्लीफाई, रिवाइज एंड कंसोलिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ अपना जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स लॉ है इन इंडिया, उसे करना है। बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है डायरेक्ट टैक्स कोड में एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, बट फिर भी आज हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या हो सकता है। सो जैसे कि हमारा जो अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। जैसे कि फर्स्ट है कि उसमें बहुत सारा वाइड रेंज है फॉर एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, कंसेशंस, टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, स्पेशल रेट क्या होते हैं टैक्स के, ऐसा बहुत कुछ कॉम्प्लेक्शंस है। तो उसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं इस DTC में। टैक्स प्रोविजंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो टैक्स के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो उसे सबको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो इस हिसाब से हमें डायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसमें हमें हेल्प होने वाली है। अब जो DTC जब इंट्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, एंड उससे मतलब ये DTC की पॉजिटिव साइड क्या है वो भी आज हम देखेंगे। बिकॉज अगर ये इम्प्लीमेंट करे तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स हो गए तभी जाके ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिकॉज ये DTC आज ही बनाया है एंड इस गवर्नमेंट ने बनाया ऐसा नहीं है, ये काफ़ी सालों से इसके लिए मेहनत होती आ रही है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सम रेक्टिफिकेशंस, रिकमेंडेशंस कि ये नहीं, ये होना चाहिए, उसकी वजह से ये आज इतना डिले हो रहा है। तो उसके हम पॉजिटिव साइड देखते हैं कि अगर DTC आता है तो उसकी वजह से टैक्स GDP रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब टैक्स GDP रेशो मीन्स क्या होता है कि जो टैक्स जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स का हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होगा गवर्नमेंट के लिए, उसका जो रेशो है वो बढ़ने के चांसेस है। इसकी वजह से GDP ग्रोथ तो होने ही वाली है। इसकी वजह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि इक्विटी एंड एलोकेटिव मीन्स जो रेशो होना चाहिए एंड जो टैक्सेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो प्रॉपर हो सकता है। कंप्लायंसेस के कॉस्ट कम हो सकते हैं क्योंकि इसे सिंप्लीफाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स का जो काम है वो सिंप्लीफाई होगा एंड उसकी वजह से जो उनकी फ़ीस है, जो चार्जेस है वो भी कम हो सकते हैं, या फिर कोई उसे DIY डू इट योरसेल्फ करके भी ले सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो कम होगा। दिस इज़ गुड फॉर गवर्नमेंट साइड की उनके जो मीन्स अथॉरिटी है, जो डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क शायद से कम हो सकता है, डिस्क्रिशंस कम हो सकते हैं। एक प्रॉपर मॉडरेट टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होगा ऑन टैक्स पेयर्स। ये नहीं कि ये इनकम के लिए इतना, ये इनकम के लिए इतना, एक कंबाइन करके कुछ एक बोलते हैं ना, एक सेंट्रलाइज्ड ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। अब इसके बारे में अगर हम ओवरव्यू देखें तो कैसे, अब ये ओवरव्यू में जो सेक्शंस है, शेड्यूल्स है, ये जो बात है ये स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव है जो कि CA की पढ़ाई कर रहे हैं
या फिर भले ही सीए की पढ़ाई नहीं कर रहे बट फिर भी उन्हें अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए ये बता रही हूँ कि डायरेक्ट टैक्स कोड में 319 सेक्शंस होने वाले हैं एंड 22 शेड्यूल्स होने वाले हैं। उसी के मीन्स वेयर एज इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस थे एंड 14 शेड्यूल्स है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ाई के पर्सपेक्टिव जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये एक थोड़ा सा सिलेबस बढ़ गया है। अगर एक बार ये डीटीसी इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है एंड ये बिल जो पास हो जाता है, अभी तक बिल पास हुआ नहीं है बट अगर पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाता है इस गवर्नमेंट से, तो उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट को डेफिनेटली हटाया जाएगा, बिकॉज उसकी फिर ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे कि पहले इनकम टैक्स में वेल्थ एक्ट भी था, वेल्थ टैक्स भी था, बट उसे भी अगेन हटा दिया गया है बिकॉज ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही अगर डीटीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका बिल पास हो जाएगा, देन फिर वो जो ना इनकम टैक्स एक्ट है उसे हटा दिया जाएगा। अब इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो ये डीटीसी जैसे मैंने बताया ये आज का नहीं है, ये काफ़ी पहले इसके बारे में काम चल रहा था। जैसे कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 2009 में इसका जो इनिशियल जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ये 2009 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज बनाया है एंड सबको वो मंजूर है। उसमें काफ़ी सारे चेंजेस रिविजन्स होते गए। तो फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो 2009 में बनाया गया, देन उसमें रिविजन्स किए गए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए एंड जून 2010 में उसे रिवाइज़ किया गया। फिर जून में वो रिवाइज़ होने के बाद में अगस्त 2010 में उस डायरेक्ट टैक्स कोड बिल को हम लोगों ने लोकसभा में, हम लोगों ने इन द सेंस हमारी गवर्नमेंट ने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। बट फिर भी उसमें भी और ज़्यादा रिकमेंडेशंस आए कि नहीं इसमें और भी ये एडिशन होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए। अगेन सितंबर 2010 में उसमें जब वर्किंग किया गया, एक टीम को उस पर बिठाया गया, तो उसके हिसाब से उसमें ऑलमोस्ट 190 रिकमेंडेशंस आए थे इन सितंबर 2010। उसके बाद में 2014 में मार्च 2014 को जहाँ उस टाइम पे आई थिंक मोदी गवर्नमेंट आ गई थी, मोदी जी की, तो उस टाइम पे इस जो भी रिकमेंडेशंस थे 2010 में उसे फाइनलाइज किया गया इन मार्च 2024 एंड उसका जो एक रिवाइज्ड वर्जन था उसे रिलीज़ किया गया था कि ये चेंजेस होने वाले हैं फॉर पब्लिक कमेंट्स, कि उसे रिलीज़ किया जाता है ताकि हम जैसे जो लोग हैं उसे पढ़े, उसे स्टडी करें एंड उसके बारे में अगर कुछ रिकमेंडेशंस है या उस पर कुछ कमेंट करना है तो वो हम कर सकते हैं, सो दैट गवर्नमेंट उसका बिल पास करने के पहले ही उसमें वो सारे प्रोविजंस कर ले फॉर ईजी, बोलते हैं ना, उसका वो पार्लियामेंट में बिल इजीली पास हो इस हिसाब से। तो 2014 में उसे रिलीज़ किया गया था फॉर पब्लिक कमेंट्स। देन 2017 में उसका फाइनली एक ड्राफ्ट बनाया गया जो कि अभी 2024 का जो हमारा बजट रिलीज़ हुआ 23 जुलाई 2024 में, उस समय सीतारमण जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात का जिक्र किया गया था कि हमें विद इन आने वाले 6 मंथ में हमें इस इनकम टैक्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए डीटीसी को इंट्रोड्यूस करना, उसका बिल पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद से आने वाले 6 महीने में इस फिनंशियल ईयर में हमें वो पता चल सकता है। अब बात करते हैं कि डीटीसी एंड इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो फर्स्ट होता है रेसिडेंशियल स्टेटस, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये सब होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसा सब इसके क्लासिफिकेशन है। बट वही डीटीसी में उसे सिंप्लीफाई किया है, ओनली रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उसके अंदर अगेन कोई कैटेगरी नहीं की है, ये की एक अच्छी बात है। ईयर हम लोग बहुत बार मतलब फॉर क्लाइंट पर्सपेक्टिव अगर हम लोग किसी क्लाइंट को बोलते हैं सर आपका फिनंशियल ईयर ये है, तो वो समझ नहीं पाते, वो लोग असेसमेंट ईयर, बिकॉज रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट में AY लिखा होता है तो उनके लिए वही ईयर होता है, बट वही हम लोग बात करते समय मोस्टली फिनंशियल ईयर की बात करते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। बट डीटीसी में ओनली फिनंशियल ईयर का प्रिवेल्स किया है कि ओनली फिनंशियल ईयर पे ही बात होगी, असेसमेंट ईयर, फिनंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर। एक्चुअली इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर ऐसा होता है, बट अभी वो नहीं होगा। डीटीसी में ओनली फिनंशियल ईयर में जो ईयर चल रहा है उसकी बात होने वाली है। जो income distributed by LIC companies and it is to the holders having the equity oriented life insurance, जो भी जिसका भी लाइफ इंश्योरेंस है उसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट अभी LIC के ऊपर एग्जम्प्ट है, बट वही DTC में उसको टैक्सेबल किया है 5% के लिए।
म्यूचुअल फंड कंपनीज एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होल्डर्स है वो भी अगेन इनकम एग्जम्प्ट है, बट DTC में उसे 5% टैक्स लगाया जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड शेयर्स एंड यूनिट्स में अगेन इनकम टैक्स में वो एग्जम्प्ट है, बट यहाँ पे उसको बोलते हैं ना DTC में उसको एक नॉमिनल इनकम करके ट्रीट करेंगे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा एंड उस पर भी कुछ ना कुछ तो टैक्सेबल उन लोग करने ही वाले हैं। अगेन असेसी के डेफिनेशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। इनकम सोर्सेज को अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी सोर्सेज एंड उसके अंदर 5 हेड्स है, हमारे 5 to 6 हेड्स है, बट इन DTC वैसा नहीं होगा। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी है उसे एम्प्लॉयमेंट इनकम कहा जाने वाला है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, कैपिटल गेन्स होगा एंड तो DTC में डायरेक्टली ऐसे हेड्स ऑफ इनकम होने वाले। बट अभी इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ तक हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ इनकम होता है एंड उसके अंदर ये हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो ऐसे जो सोर्सेस होते हैं। देन टैक्स रेट फॉर अल्ट्रा रिच मीन्स जिसका भी इनकम 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसके ऊपर अभी इनकम टैक्स एक्ट में 30% प्लस 15% का सरचार्ज लगता है, लेकिन DTC में वो स्लैब सीधा के सीधा स्ट्रेट अवे 35% कर दिया है। सो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड DTC में 15% होगा एंड इनकम टैक्स एक्ट में उसे 15% ही है प्लस सेस भी उस पर है। सो ये एक अगेन बेनिफिट हो सकता है। एंड अगेन अब बात करें अगर ऑडिट की तो कौन ऑडिट करेगा, तो जैसे कि अभी इनकम टैक्स एक्ट में ओनली CA कैन डू टैक्स ऑडिट, बट DTC में CA, CS एंड इवन कॉस्ट अकाउंटेंट को भी टैक्स ऑडिट की उन लोगों ने ऑप्शंस दिया है। सो इस हिसाब से दोनों है, प्रोज भी है कॉन्स भी है, बस एक है कि हमें इसे और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। मैंने एक ये ओवरव्यू के लिए वीडियो बनाया है। अगर इफ़ यू वांट कि इसमें और डिटेल्ड में बात की जाए एग्जांपल्स से कैसे होगा क्या होगा, देन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वन मोर थिंग, एक नया अपडेट की हमने एक कोर्स को लॉन्च किया है जिसमें कि हम इनकम टैक्स, GST, TDS, PT, रजिस्ट्रेशन, ROC ऐसे काफ़ी कुछ जो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में काम होते हैं उसके प्रैक्टिकल कोर्सेज हमने बनाए हैं। एक पूरा पैकेज हमने एक ही कोर्स में दे रखा है सो दैट अगर कोई अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में करियर करना चाहता है तो उसे एक ही कोर्स में पूरा के पूरा समझ में आए एंड इस कोर्स के बेसिस पे वो अपनी प्रैक्टिस भी डेवलप कर सकता है। उतना ज़्यादा प्रैक्टिकली मैंने ये कोर्स को बनाया बिकॉज मेरी 8 साल की प्रैक्टिस जो है उसमें जो मैंने सीखा है वो सब कुछ मैंने इस कोर्स में डाला है सो दैट आप 1 से 2 साल में ये पूरा सीख के एक अच्छा खासा अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि उन्हें पढ़ाई के साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड वो प्रैक्टिकली भी चीज़ों को समझ सकते हैं। बिकॉज आज के डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। GST में एवरीडे कुछ ना कुछ नया नोटिफिकेशंस अपडेट्स आ रहा है, साइट में चेंजेस हो रहे। इनकम टैक्स की साइट पिछले सालों में चेंज हो गई है, अभी और भी उसे डेली बेसिस पे अपग्रेड किया जाता है। बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका एक ही मोटिव है कि ये सब चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए एंड इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इसका पोर्टल का उन लोग ने जो डिज़ाइन है या जो भी मैकेनिज़्म है वो किया है कि कोई भी इजीली समझ सके। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना एंड क्या चेंजेस हो रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बीइंग अ अकाउंटेंट एंड इवन स्टूडेंट कि आप अगर इसमें करियर कर रहे हो तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं ना एक लाइफ चेंजिंग एंड बहुत ही अच्छा होगा। सो जल्दी जाके आप वो लिंक को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।